जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो भूगोल की क्लासेस चल रही हैं। और भूगोल में क्या चल रहा है हमारा? ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि परिवहन। परिवहन में हम जैसे रेल की बात कर लें या फिर हम सड़कों की बात कर लें, हम ये बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं जल परिवहन के बारे में, क्योंकि भारत में जल परिवहन का भी बहुत अच्छा मतलब साधन माना जाता है। क्योंकि बाहर विदेशों से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो किया जाता है, व्यापार जो होता है, वो सी पोर्ट के माध्यम से होता है या बंदरगाहों के माध्यम से होता है। कि बंदरगाह एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये जो पर्यटन स्थल है, यानी कि जो प्रायद्वीपीय, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है? बंदरगाह जो उनको कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग ये अच्छे से जानेंगे, क्योंकि मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया था पीछे आपके लिए कि बंदरगाह कौन कौन से मेजर बंदरगाह और छोटे बड़े कितने बंदरगाह हैं। तो आज हम बंदरगाह पढ़ेंगे, प्लस में हम जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। और एग्जाम पास में आपका नज़दीक में है, तो प्रैक्टिस करते रहिए अपने। हमेशा प्रैक्टिस से जितना कर कहते हैं ना, मेक्स मैन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उतने अच्छे ज़्यादा अंक भी आप लाते हैं। तो क्या चलेगा आज हमारा? जल परिवहन। जल परिवहन, क्योंकि प्रैक्टिस से ही वही चीज़ें हैं। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितने आप क्वेश्चन लगा लेते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलता। देखिए, कोई भी कितना ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितने आप कोई बहुत बड़ी कोचिंग संस्थान है, कहीं से भी आप पढ़ते हैं, ये नहीं। क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम बनता है, वो लोग सबका पता होता है कि कहाँ से कौन बच्चे पढ़ रहे हैं। वो पेपर ऐसे सेट करते हैं कि जो बिल्कुल सबसे डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी हैं कि हाँ, बेसिक आपको पता होना चाहिए, बेसिक हर चीज़ का, ताकि आप अपना सेल्फ स्टडी से भी कर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कोई भी कोचिंग संस्था या कोई भी है आपको पढ़ा रहा, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, वो सिर्फ आपको गाइडेंस कर सकता है। ये नहीं कि ये नहीं बोल सकता प्रॉपर कि हाँ, ये हमारे यहाँ से 90 से 100% यहाँ से आ जाएगा, नहीं कह सकता बिल्कुल भी। क्योंकि किसी को भी नहीं पता क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे या फिर क्या आएगा। कोई भी नहीं कह सकता एग्जाम में। ठीक है, तो आप चलिए हम शुरू करते हैं अपना जल परिवहन। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एक केंद्रीय केंद्रीय अंतर्देशीय केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग जलमार्ग प्राधिकरण प्राधिकरण। सबसे पहले करते हैं इसकी स्थापना की बात। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना कब होती है इसकी? 1987 में। कब होती है इसकी स्थापना? 1987 में। ये किसके लिए? जो कि हमारे केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग है, उसकी जो देख रेख करता है वो कौन करता है? तो वो ये संस्थान करती है, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। कब स्थापना होती है? 1987 में। और इसका मुख्यालय मुख्यालय कहाँ है? हेड क्वार्टर वो कहाँ पर है? कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, तो आप नोट कर लेंगे जल परिवहन में केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 1987। अब बात करते हैं हम, इसको दो वर्गों में बांटा है। दो वर्ग, जल परिवहन को दो वर्गों में बांटा। कैसे बांटा? दो वर्गों में। कितने वर्गों में बांटा? दो वर्गों में बांटा। कितने में बांटा? दो वर्गों में। कौन कौन सा? आंतरिक जलमार्ग नंबर एक, आंतरिक जलमार्ग, और सामुद्रिक जलमार्ग। जलमार्ग, इससे आप समझेंगे आंतरिक जलमार्ग क्या होता है। आंतरिक जलमार्ग जो भारत के अंदर है, यानी कि समझिए इससे, जैसे ये
ये क्या है इसके अंदर, यहां से आंतरिक जो भारत के अंदर अंदर नदी, झील, तालाब, ये बड़े बड़े जो भी चीज होगी वो, इसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक जलमार्ग बोलेंगे। और एक होता सामुद्रिक, जो ये वाला हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है भारत का, और इसको हम क्या बोलेंगे, सामुद्रिक जलमार्ग। ठीक है, तो दो हिस्सों में बांटा गया, अंदर का आंतरिक जलमार्ग और एक बाहर का सामुद्रिक जलमार्ग। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो हम किसको बोलेंगे आंतरिक जलमार्ग, एक तो नदियों को, नदियों को, नदियों, झीलों और नहरों को, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय तटीय भाग। क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय तटीय भाग। समझ गए आप लोग इसके दोनों। तो ये समझेंगे आंतरिक जलमार्ग नदियों, झीलों, नहरों, और सामुद्रिक जलमार्ग प्रायद्वीपीय तटीय मैदान, जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है, उसमें आ जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ। सबसे पहला फर्स्ट जलमार्ग, क्या बोलेंगे, हाँ फर्स्ट जलमार्ग, या क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया इसमें, कैसे, थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक पता नहीं क्या हो गया, हो जाता है, देखिए टेक्निकल चीज है, तो ये आप लोग हम लोग सब समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी शुरू हो जाएगा क्लास का। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, जैसे पहला जो जलमार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक, वो आपका इलाहाबाद से लेकर हल्दिया, जो हल्दिया कहाँ पड़ता है आपका, पश्चिम बंगाल में। फर्स्ट जलमार्ग है वो, उसको क्या बोला गया कि जलमार्ग एक, उसका नाम क्या रखा गया है, जलमार्ग एक। और उसकी लंबाई की बात करें हम, कि उसकी दूरी कितनी है, तो उसकी दूरी कितनी होगी, 1620 नॉटिकल मील। हम इसको जब भी जलमार्ग की बात आती है तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे किलोमीटर में, क्योंकि समुद्री मार्ग जो होता है उसको हम किलोमीटर में नहीं मापते हैं, किसमें मापते हैं, उसको मापते हैं हम, आपका आ गया, उसको मापते हैं हम नॉटिकल मील में। नॉटिकल मील में सबसे पहले, जैसे हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ ये आ गया, दो वर्गों में बांटा। और अब सबसे पहले बात करते हैं हम NW, यानी कि नेशनल वाटर मार्ग, मार्ग NW फर्स्ट। ये कहां से कहां तक होगा, तो आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम चेंज हो चुका है तो प्रयागराज, प्रयागराज से आपका हल्दिया तक, हल्दिया, हल्दिया कहाँ है आपका, वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। और ये कहाँ आपका, यूपी में। जो पहला जल मार्ग है जिसका नंबर है, जैसे हमने हाईवे पढ़ा, NH1, NH1 नेशनल हाईवे, तो ऐसे ये क्या है, नेशनल वाटर मार्ग। क्या होगा इसका आपका, प्रयागराज से हल्दिया तक कितना, कितना किलोमीटर तक होगा इसका, जो इसकी जो दूरी होगी, अगर हम दूरी की बात करें तो ये होगा आपका 1620 नॉटिकल मील। कितना होगा, 1620 नॉटिकल मील बोलेंगे, क्योंकि हम समुद्र की जब दूरी नापते हैं, या फिर समुद्र की जो, जब हम किलोमीटर में नहीं मापते, किलोमीटर जैसे, नॉटिकल मील में कितने होते हैं, अगर मैं बात करूं आपसे, एक नॉटिकल मील में, किलोमीटर से समझिए कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होंगे, तो ये होगा 1.852 किलोमीटर। ठीक है, ये समझ गए आप। ये अगर इसको बोलेंगे हम कि ये एक नॉटिकल मील में लगभग 1852 मीटर, और किलोमीटर बोलेंगे 1.852 किलोमीटर। ठीक है, ये समझ गए आप। अब समझिए, एक होता है मील, मील, मील का नाम आपने सुना होगा,
एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं। यदि मैं बात करूं, एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1.6 किलोमीटर। यहीं अगर मैं बात करूं एक नॉटिकल मील, कितने मील होंगे, नॉटिकल मील आ जाए तो समुद्री, और मील में भी दूरी मापी जाती है, तो दूरी मापी जाती है, वो कितना होगा यहाँ नॉटिकल मील। ये होगा आपका 1 पॉइंट, लिख देता हूं मैं, 1.1508 मील। यदि कोई पूछे आपसे कि मील में इसको, नॉटिकल मील को कितनी दूरी बोलेंगे, तो 1.1508 मील। और एक मील की वैल्यू कितनी होती है अगर किलोमीटर में बोले? 1.6 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर तो आप जानते हैं 1000 का 1 किलोमीटर। ये हो गया आपका NW1। सेकंड की बात कर लेते हैं हम। NW सेकंड कहां से कहां तक है, तो वो होगा आपका शादिया शदिया, शदिया से लेकर धुबरी, धुबरी तक। और इसकी दूरी कितनी होगी? यदि कोई दूरी की बात करे तो 891 नॉटिकल मील। दूरी की बात करें तो 891 नॉटिकल मील। कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए दूरी के मामले के भी, समुद्र की दूरी किससे मापी जाती है, तो हमेशा बताएं आप कि नॉटिकल मील से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? नॉटिकल मील से। अब बात करते हैं हम किसकी, NH, सॉरी NH याद आ जाता, NW, यानी कि ये राष्ट्रीय जलमार्ग 3। ये कौन कहां से होगा? कोल्लम से, कोल्लम से कोट्टापुरम। कहाँ होगा? कोट्टापुरम। ये हो, और इसकी दूरी कितनी होगी? 205 नॉटिकल मील, नॉटिकल मील। ठीक है। और हाँ, ये याद रखें हमेशा, जलमार्ग जो बनेगा आपका भारत के अंदर, जो नदियां हैं, या फिर मैंने आपको बताया आंतरिक जलमार्ग की बात कर रहे हैं हम। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? आंतरिक जलमार्ग की। तो आंतरिक जलमार्ग मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब आते हैं, हाँ, ये आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। अब आते हैं हम भारत के बंदरगाह। किसकी बात करते हैं हम? भारत में बंदरगाह। भारत में बंदरगाह, या क्या बोलते हैं? सी पोर्ट। क्या बोलते हैं? सी पोर्ट। ये बंदरगाह किसको बोलते हैं? ऐसा मार्ग, ऐसा स्थान, मार्ग नहीं बोलेंगे, ऐसा स्थान बोलेंगे हम इसको। क्या बोलेंगे? ऐसा स्थान, ऐसा स्थान जो समुद्री, समुद्री मार्ग से होने वाले पर्यटन को संचालित या फिर उसे कंट्रोल करता है। क्या करता है? कि समुद्र, ऐसा स्थान जो समुद्री, समुद्री मार्ग से होने वाले जो भी पर्यटन है उसको क्या संचालित या फिर कंट्रोल करता है, उसको क्या बोलेंगे हम? बंदरगाह। अब बात करते हैं हम बंदरगाह की भी दो श्रेणियां। भारत में क्या दो श्रेणियां बांटी गई हैं, दो वर्ग कह लिए, श्रेणियां बोलिए सीधा। एक हो गया आपका पूर्वी घाट, यानी कि पूर्वी बंदरगाह। क्या बोलेंगे हम इन्हें? पूर्वी बंदरगाह। हम घाट वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि पश्चिमी घाट में क्या है, पूर्वी घाट में क्या है। तो इसी प्रकार क्या है? पूर्वी घाट, और आपका दूसरा आता पश्चिमी बंदरगाह। पश्चिमी बंदरगाह, ठीक है, पश्चिमी बंदरगाह और पूर्वी बंदरगाह। अगर हम बात करें कि भारत में बंदरगाह कितने हैं, अगर यहां बात करें आपसे किसकी, 13 तो लगभग मेजर बंदरगाह या फिर मेजर सी पोर्ट है।
जो बड़े बड़े बंदरगाह वो कितने हैं? वो हैं 13। बड़े बंदरगाह वो कितने हैं? 13। और इनको कंट्रोल कौन करता है या फिर इनकी देखरेख कौन करता? वो करेगी आपकी केंद्र सरकार। किसके कंट्रोल में होंगे? केंद्र सरकार के। ठीक है, केंद्र सरकार के अंडर में होंगे ये। और बाकी अगर बात करें, 200 छोटे बंदरगाह, और इनका कंट्रोल किस पे होता है? तो ये किसका विषय है? ये है आपका समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची का विषय। मैंने समवर्ती सूची क्यों कहा? क्योंकि समवर्ती सूची में क्या, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उस पर कानून बना सकते हैं या फिर अपना अलग अलग कानून भी बना सकती है। ठीक है, तो ये क्या होंगे? जो बड़े बंदरगाह हैं इन पर सिर्फ केंद्र सरकार कंट्रोल करेगी, और बाकी के जो छोटे 200 बंदरगाह हैं लगभग, उन पर किसका कंट्रोल होगा? तो समवर्ती सूची का विषय है ये दोनों का ही, या तो केंद्र सरकार भी कर सकती है और राज्य सरकार भी कर सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ क्या यूज किया? समवर्ती सूची के विषय। आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था समवर्ती सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं, तो आप मुझे बताइए। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं हम, पहले चलते हैं हम पूर्वी बंदरगाह से। ये चलते हैं यहाँ से। पूर्वी बंदरगाह सबसे पहले कौन सा आता? कोलकाता। देखना दिख रहा है? ठीक है, कोलकाता और हल्दिया पोर्ट, ये कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में। ये कहाँ पर है आपका? कोलकाता और हल्दिया पोर्ट, ये कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में। आप नोट करते रहें। दूसरा आता है पारादीप। पारादीप कहाँ है? ये आपका ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। एक कहाँ पर है? मतलब दो तो हो गए आपके, कोलकाता और हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कोलकाता के नाम से ये क्या है? एक बंदरगाह या फिर क्या बोले, सी पोर्ट है। और हल्दिया भी कहाँ पर है? ये आपका कोलकाता में। पारादीप कहाँ पर आ गया? ये दूसरा आ गया आपका ओडिशा में, ओडिशा के तट पर। ओडिशा के तट पर कौन सा है? पारादीप। ठीक है, तीसरा आता है ये विशाखापट्टनम। ये क्या आता? विशाखापट्टनम। और ये सबसे गहरा बंदरगाह है। कैसा है? सबसे गहरा। गहराई के मामले में ऐसे, जो इसकी गहराई है, सीधे सीधे तौर पर ऐसे, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। आप लोग जरूर याद रखें ये चीज। ठीक है, विशाखापट्टनम। और कहाँ पड़ता है ये? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर पड़ेगा? आंध्रा में। आंध्र प्रदेश, या फिर क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश, आंध्रा। अब आते हैं हम किस पे? एन्नौर पोर्ट। किस पर? एन्नौर बंदरगाह। एक ये एन्नौर बंदरगाह, ये कहाँ पर आपका? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। क्या है? एन्नौर बंदरगाह। और इसमें क्या है? भारत का दूसरा सबसे, मैं यहां लिख देता हूं इधर, जिसमें थोड़ा बता रहा हूं उसमें आप नोट कर लेंगे। एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर नहीं, हाँ एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह। क्या बोलेंगे हम इसको? एन्नौर सी पोर्ट। जो चेन्नई बंदरगाह से चेन्नई बंदरगाह से 26 किलोमीटर की दूरी पर। 26 किलोमीटर दूरी। ठीक है, और अब बात करते हैं हम इसी में, कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह भारत का क्या है?
दूसरा कृत्रिम, भारत का दूसरा बड़ा कृत्रिम बंदरगाह क्या है? कृत्रिम बंदरगाह। और इसमें श्रीलंका से व्यापार होता ज्यादातर, श्रीलंका से व्यापार। ठीक है। और इसको प्राचीन भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इसने क्या किया था? व्यापार। अब आते हैं हम किस पर? तूतीकोरन। तूतीकोरन क्या है? तूतीकोरिन बंदरगाह, बंदरगाह। ये भी कहाँ है? ये भी आपका तमिलनाडु में। और चेन्नई बंदरगाह ये भी आपका तमिलनाडु में। ये कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी में। ये देखो आप, ये कौन सा हो गया? एन्नौर बंदरगाह, ये वाला। और ये क्या हो गया? चेन्नई बंदरगाह। एन्नौर और चेन्नई बंदरगाह की जो दूरी है लगभग इससे, एन्नौर कितना दूर है? तो 26 किलोमीटर दूर है। और इसका 26 किलोमीटर दूर है, जो कि चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करता है। या फिर इसमें जो काम काज है उसमें इसका काम कौन बांटता है? तो एन्नौर बंदरगाह। ठीक है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और एक तूतीकोरन, तूतीकोरन ये आ गया, ये चेन्नई। और ये क्या होगा आपका? तूतीकोरन बंदरगाह। ठीक है। तो ये कौन से हो गए? ये हो गए आपके पूर्वी बंदरगाह जो थे। कौन से थे? पूर्वी बंदरगाह। अब हम बात करते हैं पश्चिमी बंदरगाह के। सबसे पहले चलते हैं हम कांडला बंदरगाह। ये कहाँ पर है? ये आपको दिख रहा होगा कांडला बंदरगाह। ये कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? तो गुजरात में। फिर आ जाता आपका, हाँ इसका नाम लिख लीजिए। और इसका विकास जो हुआ था भारत विभाजन के बाद हुआ था। भारत विभाजन के बाद किसका? तो ये कांडला बंदरगाह किसका हुआ था? कांडला बंदरगाह का जो विभाजन के बाद क्या हुआ था, इसको विभाजन के बाद बनाया गया था। और इसका नया नाम क्या है? नया नाम इंपॉर्टेंट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से क्या है? ये पोर्ट है, जिसका आप पहले क्या था नाम? कांडला बंदरगाह। क्या था? कांडला बंदरगाह। तो आप नोट कर लेंगे ये किसके लिए और कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है आपका? गुजरात में। आप लोग नोट कर लेंगे ये सारी चीजें। ठीक है। अब बात करते हैं, हम आते हैं मुंबई। मुंबई बंदरगाह ये कहाँ पर है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी भी क्या है? मुंबई। और मुंबई सबसे पुराना बंदरगाह है और सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। कौन सा? कौन सा है? तो मुंबई। और मुंबई को क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा है मुंबई। मुंबई सबसे बड़ा, सबसे सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? सबसे बड़ा। और इसको क्या बोलते हैं? भारतीय कृषि का प्रवेश द्वार। भारतीय कृषि का प्रवेश द्वार क्या है? प्रवेश द्वार। किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं मुंबई सी पोर्ट को। क्या बोलते हैं? मुंबई सी पोर्ट को। और ये कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है मुंबई? प्राकृतिक, प्राकृतिक बंदरगाह। दिख रहा है? दिख रहा मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा है और भारतीय कृषि का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। और कैसा ये है क्या?
जो बंदरगाह है ये कैसा है, तो प्राकृतिक बंदरगाह। कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है, आप नोट कर लेंगे ये सारी चीजें। मैं ऊपर वाला ये मिटा देता हूँ। ठीक है, नोट करते रहिए सारी चीजें। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, न्यू मंगलौर। हाँ, नहीं। अब आते हैं हम नेहरू बंदरगाह, जो कि मुंबई बंदरगाह के बिल्कुल नजदीक है। कौन सा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। क्या बोलेंगे हम, जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट। और इसका निर्माण क्यों किया गया, इसका निर्माण जो मुंबई बंदरगाह पर क्या था, बहुत ज्यादा बर्डन था, उसके बर्डन को कम करने के लिए किसका निर्माण किया गया, तो ये जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट का या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का क्या गया, निर्माण किया गया। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो मैं यहां लिख देता हूं आपका नेहरू बंदरगाह। कहां पर है, पहले तो ये लिखिए, महाराष्ट्र में है। और मुंबई का, सीधे समझ लीजिए, जो मुंबई पे बर्डन था उसको कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। क्या किया था, निर्माण किया था। और इसमें सबसे आधुनिक तकनीक, या हम इसको बोलते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहां पर है, तो वो यहीं पर है। किसमें, नेहरू बंदरगाह पर। और इसका नाम क्या था पहले, इसका एक अन्य नाम भी है कि जिसको क्या बोलते हैं, न्हावा सेवा। न्हावा सेवा पोर्ट या बंदरगाह, न्हावा सेवा बंदरगाह। ठीक है, इसका अन्य नाम भी है, क्या है, न्हावा सेवा, न्हावा सेवा बंदरगाह। ठीक है, ये नोट कर लेंगे आप। अब चलते हैं हम मार्मा गोवा की तरफ। क्या है, एक मार्मा गोवा। मार्मा गोवा क्या है, सी पोर्ट है ये। क्या है, ये एक बंदरगाह है। कहां पर है, तो ये है आपका गोवा में। कहां पर है, गोवा में। कहां पर है ये, मार्मा गोवा। नाम में ही आ रहा गोवा पीछे, तो आप लोग कोई भी पूछे आपका कि मार्मा गोवा कहाँ पर है, स्थित है, तो आप बता देंगे कि ये गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गोवा में। और मानदोबी नदी, मानदोबी नदी, मानदोबी नदी के पास में। ठीक है, और अगर हम बात करें यहां, इससे जो मैंने आपको खदानें पढ़ाई थी, जब हम खनिज तत्व पढ़ रहे थे, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख की जो पहाड़ियां हैं, फिर खान है, उससे क्या होता है, लोह अयस्क सबसे बड़ी खान है, जापान के लिए निर्यात किया जाता है। यहां से जापान के लिए निर्यात, लोह अयस्क, या फिर हाँ, लिख लीजिए आप ऐसे, लोह अयस्क जापान के लिए निर्यात, निर्यात। ठीक है, कहां से, जो कुद्रेमुख की पहाड़ी है, खदान है, जो मानदोबी, और ये कहा, मारवा गोवा पोर्ट से। कहां पर है, जो कि गोवा में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यू मंगलौर। किसकी बात करते हैं, न्यू मंगलौर। कोई, न्यू मंगलौर, ये न्यू मंगलौर कहां पर है, ये कर्नाटका में। कहां पर है, कर्नाटका में। दिख रहा है आपको, कर्नाटक में। ये किस में आ गया आपका, थोड़ा सा ये महाराष्ट्र, और इसके जो यहाँ पर पार्ट है, ये किस में आएंगे, कर्नाटका में। न्यू मंगलोर और कोची पोर्ट, कौन सा आएगा, कोचीन बंदरगाह है, न्यू मंगलोर। ये दोनों कहाँ है, तो ये दोनों है आपका, ये है कर्नाटका में, और ये आ जाता है आपका केरल में, कोचीन।
कोचीन किस में आ जाएगा, कोचीन, कोचीन बंदरगाह ये आ जाएगा आपका केरल में। और न्यूमंगलोर की बात करें तो ये कहाँ आ जाएगा आपका, कर्नाटका में। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखते हैं हम आगे। और हाँ, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, कोची बंदरगाह ये कहाँ है, केरल में। कोची कहाँ है, केरल में। और न्यूमंगलोर कहाँ है, तो आपका कर्नाटका में। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोची शिपयार्ड लिमिटेड। लिमिटेड नहीं, लिमिटेड नहीं बोलेंगे। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड, शिपयार्ड लिमिटेड, क्या बोलेंगे हम इसको, लिमिटेड। लिमिटेड, इसकी स्थापना, स्थापना, स्थापना कब हुई थी, 1972 में। और इसका काम क्या है, जहाजों का, जो पानी वाली, पानी के जहाज जो होते हैं, पानी के जहाजों का निर्माण करना और उन उनको ठीक करना, या फिर क्या करना, निर्माण व मरम्मत, मरम्मत करना। किसका काम है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का। और इसकी स्थापना कब होती है, 1972 में। तो जो जहाजों का निर्माण करना और मरम्मत करना। ठीक है, आप लोगों के लिए सीपोर्ट खत्म होते हैं। इनफैक्ट जो भी इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता चुका हूँ कि 13 लगभग बंदरगाह, और बाकी छोटे बड़े बंदरगाह की बात करें तो वो 200 हैं लगभग। ठीक है, तो ये, हाँ, शायद आप लोगों को कुछ और भी था, नहीं यही है ना सारा, हाँ यही है वो भी। हाँ ठीक है, तो आप लोगों के लिए आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। हमेशा मैं कहता हूँ कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।